हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक परागण की कि परागण क्या होता है। परागण जिसे पॉलिनेशन भी कहते हैं। पॉलिनेशन भी कहते हैं इसको। तो परागण क्या होता है? मैंने आपको पुष्प की आंतरिक संरचना के अंदर बताया था कि इसमें एक पुंकेसर इस तरीके से होता है। इस तरीके से जो होता है वो इस तरीके से होता है। इस ऊपर वाले भाग को हम इस तरीके से ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। और इसको वृत्तिका कहते हैं और इसको अंडाशय कहा जाता है। अंडाशय के अंदर मध्य में ये भ्रूण कोश होता है जिसमें द्विकेंद्रीय कोशिका, ये पटलमुखी कोशिका है, ये अंड कोशिका होती है, ये द्विकेंद्रीय कोशिका, ये अंड कोशिका है, ये दो इसकी सहायता करने वाली सहायक कोशिकाएं हैं और इस रचना को अपन भ्रूण कोश कहते हैं। अब इसी के पास में ये तो है आपकी अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, तीनों मिलकर के अंडक का निर्माण करता है। और यहीं पर एक द्विपालीयुक्त परागकोश पाया जाता है। परागकोश में परागकण होते हैं और ये कुतंतु है जो कि इससे जुड़ा हुआ होता है। अब परागकोश से जब परागकण बाहर निकलते हैं और ये परागकण उड़ करके अंडक के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये प्रक्रिया परागण कहलाती है। तो क्या परिभाषा होगी परागण? परागकोश से परागकणों का अंडक के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। तो इसे हम परागण कहेंगे। अब ये एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इस आधार पर यह परागण आपका दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। तो अब परागण के प्रकार के बारे में देख रहे हैं अपन। तो परागण के जो प्रकार है वो दो प्रकार का है। फर्स्ट है स्वपरागण। स्व यानी स्वयं के द्वारा। जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पादप के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वह परागण की प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। तो मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया, उसी पुष्प के या उसी पादप के पुष्प के। तो इस आधार पर ये स्वपरागण भी दो प्रकार का हो जाता है। ये स्वपरागण आपका दो प्रकार का हो जाता है। फर्स्ट है स्वयुग्मन। स्वयुग्मन का मतलब होता है कि जब परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वह परागण की प्रक्रिया स्वयुग्मन कहलाती है। पुष्प वही है, परागकण उसी के पुंकेसर के परागकोश से उसी पुष्प के अंडक के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं, दूसरे पुष्प पे नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए इसको अपन स्वयुग्मन कहते हैं। और ये प्रक्रिया जो है आपके मटर में पाई जाती है। किससे पाई जाती है? मटर में। दूसरा है आपका सजा पुष्पी परागण।
सजात पुष्पी परागण। सजात, सजात का मतलब जाति तो एक ही है, एक ही पादप है। एक पुष्प के परागण उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया सजात पुष्पी परागण कहलाती है। यानी पादप तो वही होना चाहिए, परंतु उसकी जो अलग अलग पुष्प है उन पुष्पों के परागण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाने चाहिए, पर पादप वही होना चाहिए। तो इस स्वपरागण की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? सजात पुष्पी परागण कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया है ये आपके मक्का है, ककड़ी है, इनमें पाई जाती है। ये किसमें पाई जाती है? मटर में। और ये किसमें पाई जाती है? मक्का है, ककड़ी है, इसमें सजात पुष्पी परागण पाया जाता है। दोनों ही एग्जाम्पल आपके किसके हैं? स्वपरागण के हैं। अब सवाल ये उठते हैं कि ये स्वपरागण हो रहे हैं तो क्या क्या ऐसे प्रकृति ने घटनाएं घड़ी है जिसकी वजह से ये स्वपरागण हो पाता है? ऐसे कौन सा अनुकूलतम गुण है जिसकी वजह से स्वपरागण की प्रक्रिया है ये हो पाती है? तो इसके लिए हम देखेंगे कि क्या क्या इनके अनुकूलन है। तो अनुकूलनों की बात करें तो अनुकूलनों में अपन बात करें इसके स्वपरागण के अनुकूलन की। स्वपरागण के अनुकूलन, स्वपरागण के अनुकूलनों में सबसे फर्स्ट है उभयलिंगता। उभयलिंगता, उभय का मतलब है कि जब एक ही पुष्प के अंदर नरजननांग पुंकेसर और मादाजननांग स्त्रीकेसर दोनों ही पाए जाते हैं तो उसमें आसानी से स्वपरागण की घटना हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं उभयलिंगता, यानी एक ही पुष्प में नर जननांग और मादा जननांगों का उपस्थित होना क्या कहलाता है? आपका उभयलिंगता कहलाता है। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें समकाल पक्वता, समकाल पक्वता यानी एक ही समय में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों का विकास अब एक ही समय में होता है, एक साथ दोनों परिपक्व होते हैं तो ये घटना समकाल पक्वता कहलाती है। जब पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं तो परिपक्व होने के कारण आसानी से परागकण स्त्रीकेसर के ऊपर यानी वर्टिकाग्र के ऊपर स्थानांतरित होकर के परागण की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं? समकाल पक्वता कहते हैं। इसके अलावा आपका जो है अनुन्मीलिता, अनुन्मीलिता की घटना है तो क्या होती है? कई पुष्प ऐसे होते हैं जो कि बाहर से उनके जो बाह्य और अंतर्दल होते हैं वो पूर्ण रूप से बंद होते हैं। बंद होने के कारण उनके जो परागकण है वो उस पुष्प से बाहर नहीं निकल पाते हैं और नहीं निकल पाने के कारण उसमें स्वतः ही कौन सा परागण होगा? स्वपरागण की प्रक्रिया होगी और इसी को अपन क्या बोलते हैं? अनुन्मीलिता कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्वपरागण के अनुकूलन है जिसकी वजह से आपका स्वपरागण की घटना पाई जाती है। अब बात करते हैं अपन इसके परागण के दूसरे प्रकार की, परपरागण। दूसरे प्रकार की बात करते हैं अपन परपरागण। इस आपका कौन सा था? सेल्फ पॉलिनेशन। और ये है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? परपरागण क्या होता है? पर का मतलब क्या होता है? पराया, पराया प्रकार।
प्राय शब्द से मतलब मैं निकाल सकता हूँ कि पादप दूसरा, जाति एक ही हो। जब एक ही जाति के पुष्पों में जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपके पास में दो गुलाब के पादप है, एक गुलाब का पादप ये है, एक गुलाब का पादप ये है। इस गुलाब के पादप के परागकण उड़ करके इस जो पादप है इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो दोनों पादप क्या अलग है पर जाति दोनों की एक ही गुलाब ही है, तो उसमें जो परागण होगा वो कौन सा होगा? परपरागण होगा। तो परपरागण एक ही जाति के दो अलग अलग पादपों के मध्य होता है। तो अब हम देखते हैं कि परपरागण क्यों पाया जाता है, यानी परपरागण जो है इसके टिप्पणी क्या अनुकूलन है। परपरागण के क्या अनुकूलन है, क्या कारण होते हैं जिससे कि आसानी से परपरागण की घटना किसी पुष्प के अंदर कंप्लीट हो पाती है। तो सबसे फर्स्ट है स्वयंबंध्यता। स्वयंबंध्यता, स्व यानी स्वयं, स्वयं के द्वारा बंधित होना। तो इस प्रक्रिया के कारण परागण में अनुकूलन की घटना ऐसी है जिस वजह से परपरागण की घटना होती है। पुष्प एक ही है, पुंकेसरी भी है, उसमें स्त्रीकेसरी भी है, परंतु आपस में वो परागण की प्रक्रिया नहीं कर पाते, इसलिए वो दूसरे पादप के पुष्प के ऊपर परागण करेंगे। तो इस घटना को बोलते हैं स्वयंबंध्यता, यानी खुद के नर्जनांग और मादनांग के मध्य परागण ना हो पाना। दूसरा कारण है इसका एक लिंगता। एक लिंगता का मतलब है कई पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें या तो पुंकेसर होते हैं या फिर स्त्रीकेसर होते हैं। यदि केवल पुंकेसर होते हैं तो पुरुषयुक्त गुण रखते हैं, यदि केवल स्त्रीकेसर होता है तो मादा गुण रखते हैं। तो नर पुष्प होते हैं जिसमें केवल पुंकेसर हो और मादा पुष्प होंगे यदि उसमें स्त्रीकेसर हो। नेक्स्ट है भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता यानी अलग अलग समय में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों का पकना, यानी दोनों अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं। या तो पहले स्त्रीकेसर परिपक्व होता है या पहले प्राकपुरुष परिपक्व होता है। दोनों में से दोनों एक साथ परिपक्व नहीं हो पाते, इस वजह से परपरागण की घटना स्वयंपरागण की घटना नहीं हो पाती। कौन सी घटना होगी फिर? परपरागण की घटना इसमें होगी। तो ये क्या है? परपरागण का तीसरा अनुकूलन कि भिन्न काल के ऊपर ही ये परागकण और जो वर्तिकाग्र है ये अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे पुंपूर्वता। पूर्वता का मतलब पुंकेसर, पूर्वता यानी पुंकेसर का वर्तिकाग्र से पहले परिपक्व हो जाना। पुंकेसर का स्त्रीकेसर से पहले परिपक्व हो जाना क्या कहलाता है? पुंपूर्वता कहलाता है। पुंकेसर पहले परिपक्व हो गया परंतु स्त्रीकेसर परिपक्व नहीं हो पाया, इसलिए स्वपरागण नहीं होगा। कौन सा परागण होगा? परपरागण होगा। इसके साथ ही अपन देखेंगे स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता का मतलब है, स्त्री का मतलब स्त्रीकेसर, यानी यदि स्त्रीकेसर पुंकेसर से पहले परिपक्व हो जाता है तो ये घटना क्या कहलाती है? स्त्री पूर्वता कहलाती है। इस वजह से परागण नहीं हो पाता, स्वपरागण और परपरागण की घटना पाई जाती है। इसके बाद में देखेंगे अपन अवरुद्ध परागणता। क्या देखेंगे? अवरुद्ध परागणता। अवरुद्ध परागणता का मतलब होता है कि
जब पुंकेसर के प्राकोट और स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र दोनों के मध्य कोई एक अवरोधक सतह आता है, इसकी वजह से दोनों में प्रागण की घटना ना हो, तो ये जो प्रक्रिया है उसको अवरुद्ध प्रागणता कहते हैं। तो जब दोनों में प्रागणों का और वर्तिकाग्र का मिलन ही नहीं होगा तो वहां स्वपरागण कहां से होगा, वहां पर केवल क्या होगा, परपरागण की घटना पाई जाएगी। इसके साथ ये अगला उदाहरण देखेंगे इसी का, विषम वर्तिकात्व, विषम वर्तिकात्व, विषम यानी असमान वर्तिका पे वर्तिका की लंबाई का असमान होना, या तो पुंकेसर से लंबी हो जाए वर्तिका तो पुंकेसर के ऊपर जो उपस्थित परागकोश है उसके परागकण वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाएंगे तो परागण की प्रक्रिया नहीं होगी, या पुंकेसर का अधिक बड़ा होना वर्तिका का छोटा होना, तो इस स्थिति के अंदर भी परागण नहीं हो पाएगा क्योंकि परागकण और वर्तिकाग्र दोनों की जो मध्य की दूरी है वो अधिक हो जाती है। तो ये ऐसी घटनाएं हैं जिसके वजह से परपरागण की घटना पाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि परपरागण क्या होता है, क्या क्या उसका अनुकूलन है, कौन कौन से गुण होते हैं जिसकी वजह से परपरागण पाया जाता है। तो अपने